नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जी हां, अडानी के शेयर और सेंधमारी का सच अब सामने आ रहा है। बड़े खुलासे हो रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी ग्रुप से जुड़ी एक नई जानकारी सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने अपनी शुरुआती जांच के बाद कहा है कि 1 दर्जन कंपनियों ने अडानी ग्रुप के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग से सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया है। ईडी ने जुलाई 2023 में भारत के शेयर मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी के साथ अपनी जांच के कुछ नतीजे साझा किए थे। आरोप है कि यह सब अडानी ग्रुप पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने के दौरान हुआ। सभी कंपनियां टैक्स हेवन कहे जाने वाले उन देशों से काम करती हैं जहां व्यापार करने पर निवेशकों, कंपनियों या विदेशी निवेशकों पर बहुत कम या जीरो इनकम टैक्स लगता है। इन कंपनियों में कुछ विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई और कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई भी हैं। ईडी के मुताबिक इन कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए कमाकर विदेशों में बैठे बड़े खिलाड़ियों को फायदा पहुंचाया है। अडानी ग्रुप में शॉर्ट सेलिंग से 12 कंपनियों ने मोटा मुनाफा कमाया था। आज सुप्रीम कोर्ट में अडानी हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई होनी थी, जिसे अदालत ने टाल दिया है। इस मामले में सेबी ने बीते 25 अगस्त को अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी, जिस पर 29 अगस्त को सुनवाई यानी आज सुनवाई की जानी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया। और अब आपको बताते हैं कि अडानी शेयर में सेंधमारी का सच आखिर क्या है। समझिए और जानिए। जनवरी 2023 में अडानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग नाम की एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी कर दी। शेयर बाजार में इसके बाद हुई भारी गिरावट को लेकर कई खुलासे भी हुए। अडानी समूह के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग की गई। 12 विदेशी कंपनियों को इसके जरिए फायदा पहुंचा था, रिपोर्ट कहती है। ईडी अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि 12 विदेशी कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग से लाभ उठाया। अडानी समूह के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग से इन कंपनियों ने लाभ कमाया। 12 कंपनियों में टैक्स हेवन देशों के निवेशक हैं। विदेशी पोर्टफोलियो और विदेशी संस्थागत निवेशक भी इनमें शामिल हैं। उधर ईडी की जांच में क्या मिला, यह भी आपको बताते हैं। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट सेबी के साथ साझा की है। ईडी के मुताबिक शॉर्ट सेलिंग ने पोजीशन एक ली। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट से 3 दिन पहले ही यह पोजीशन ली गई। कुछ सेलर्स ने पहली बार शॉर्ट पोजीशन ली। शॉर्ट सेलर्स की अनियमित कमाई का एक पैटर्न ईडी को अपनी जांच में नजर आया और ईडी की रिपोर्ट में 12 कंपनियों पर शिकंजा कसता दिख रहा है। 12 विदेशी कंपनियों ने शॉर्ट सेलिंग से मोटा मुनाफा कमाया या लाभ लिया। 12 कंपनियों में से 3 कंपनियां भारत आधारित हैं। एक विदेशी बैंक की भारतीय शाखा भी इसमें हो सकती है। 4 मॉरिशस में, एक फ्रांस और हांगकांग में कंपनी है। टॉप शॉर्ट सेलर्स में 2 भारतीय कंपनियां भी शामिल बताई जा रही हैं। उधर सामान्य रूप से एक निवेशक किसी कंपनी के शेयर में पैसा इस उम्मीद से लगाता है कि शेयर का दाम बढ़ेगा तो उसका मुनाफा भी बढ़ेगा, लेकिन शॉर्ट सेलिंग इसके ठीक उलट है। शॉर्ट सेलिंग में फायदा तब होता है जब किसी कंपनी के शेयर घाटे में चले जाएं, मतलब उनका प्राइस गिर जाए। शॉर्ट सेलिंग का खेल भी हम आपको समझा देते हैं, वो भी समझ लीजिए। किसी भी कंपनी का शेयर बेचना होता है तो शेयर ब्रोकर से शेयर लिए जाते हैं। मान लिया आपने शेयर ब्रोकर से 10 शेयर लिए। एक शेयर का दाम 10 शेयर है। फिर आपके पास 100 रुपए आ जाते हैं। किसी तीसरे को 100 रुपए उधार वाले शेयर किसी तीसरे को आप बेच देते हैं तो शेयर के दाम घटकर 8 रुपए पर आ जाते हैं। इस पैसे से आप बेचे हुए 10 शेयर को 80 में खरीद सकते हैं या खरीद लेते हैं। मतलब 100 में बेचा और 80 में खरीदा। बीच का 20 रुपया इसमें प्रॉफिट हो जाता है। उधार लिए हुए शेयर भी चुकता हो गए, साथ ही आपको 20 रुपए का प्रॉफिट भी हो गया। इसी को शेयर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग कहते हैं।
शरद कोहली हमारे साथ लाइव बने हुए हैं और इस तरह की खबरों पर, इस तरह की जानकारियों पर जो कि आर्थिक जगत से जुड़ी हुई हूँ, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई, उनके कमेंट काफी तीखे और सीधे पॉइंट आधारित होते हैं। शरद जी, अडानी को लेकर ये जो ईडी के तमाम खुलासे सामने आ रहे हैं, जिसमें 12 ऐसी कंपनियां हैं जो कि टैक्स हेवन कंट्रीज से रिलेटेड हैं, 2 भारतीय कंपनियों की भी बात है और कहा जा रहा है कि इन्होंने शॉर्ट सेलिंग की और मोटा मुनाफा कमाया। जी हाँ, देखिए इसमें 2 बातें निकल के आती हैं। अगर ध्यान दें तो टैक्स हेवन में होने का क्या अर्थ होता है? टैक्स हेवन में होने का अर्थ है कि ऐसी जगह दुनिया में बहुत सारी जगह हैं, मॉरिशस है, जर्सी है, गर्नसी है, बहामास है, केमन आइलैंड्स है, बरमूडास है। बहुत सारी दुनिया में ऐसी जगह है जहां पर इनको टैक्स हेवन कहते हैं, जहां पर जीरो टैक्स, मतलब वहां पर अगर कोई भी आप कमाई करते हैं तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो पहली बात, अगर ये कंपनियां, अगर ये निवेशक टैक्स हेवन में है तो ये इस बात का सूचक है कि इनकी मंशा क्या थी। इनकी मंशा थी मुनाफा कमाने की और उस पर टैक्स ना देना। पहली बात यहीं से शुरू होती है। अब आती है शॉर्ट सेलिंग की। शॉर्ट सेलिंग, आप कोई भी खबर निकालने से पहले अगर उस कंपनी के शेयर पहले बेच देते हैं, वो शेयर आपके पास नहीं होते, आप उनको बेच देते हैं, पर क्योंकि शेयर आपके पास है नहीं और आप उसको पहले बेच रहे हैं, तो लाजमी बात है जब ट्रेडिंग साइकिल पूरी होती है उससे पहले आपको वो शेयर वापस खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास तो है नहीं शेयर, तो आप कहां से, जिसने खरीदे उसको देंगे कहां से? तो ये लोग उस ट्रेडिंग साइकिल से पहले उस शेयर को वापस खरीद लेते हैं। अब आपने 1 लाख रुपए के मान लीजिए शेयर बेचे, गिर के वो 60,000 रुपए के रह गए, तो आपको 40,000 का मुनाफा हुआ। ना हींग लगी ना फिटकरी, रंग भी आए चोखा। मैं इस पुरानी कहावत को यहाँ पर फिट करना चाहूंगा, वो इसलिए क्योंकि आपके पास शेयर थे नहीं, एक खबर आप निकालने वाले थे। आपने क्या किया, पहले शेयर बेचे, उसके बाद आपने हिंडनबर्ग के साथ मिलके या 60 गांठ करके आपने वो खबर निकाली कि जब कंपनी तो ओवर लेवरेज है, कंपनी ने जो है फर्जी कंपनी बनाई हुई है, वगैरह वगैरह, जो भी बदनाम करने की, ये तो मोदी जी के मित्र हैं, जो भी एक प्रोपेगेंडा चलाया गया। और शेयर मार्केट जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है। छोटी छोटी खबरों पर शेयर की कीमतें ऊपर और नीचे जाती है, ध्यान देने वाली बात जी। जैसे ही वो खबर आई, अडानी ग्रुप के सारी शेयर्स की प्राइसेस नीचे गिरने लग गई। अब इन्होंने तो पहले बेच रखे थे, जैसे ही वो कीमत नीचे आई, इनका तो लक्ष्य यही था, जैसे ही वो कीमत नीचे आई, इन्होंने ट्रेडिंग साइकिल पूरी होने से पहले उन शेयर्स को वापस खरीद लिया और नकद मुनाफा कमाया। वो मुनाफा सीधा सीधा टैक्स हेवन में गया और उस टैक्स हेवन में इन्होंने उस मुनाफे पर 1% भी टैक्स नहीं दिया। ये ध्यान देने वाली बात है जी। ये सीधा सीधा ये बतलाता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, मुनाफा कमाने की साजिश थी। इस मुनाफा कमाने वाली साजिश को उस ग्रुप की बदनामी के रूप में देखा गया, सरकार की बदनामी के रूप में देखा गया, सरकार से उसको जोड़ के दे दिया गया। यही नहीं, भारत की बदनामी के ऊपर देखा गया कि साथ देखिए भारत के जो तीसरे सबसे बड़े अमीर आदमी है, उनकी सच्चाई ये है। मैं समझता हूं ये कॉन्स्पिरेसी थी, ये एक साजिश थी, ये इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। मैं तो पहले से इस बात को कह रहा था कि ये मुनाफा कमाने के लिए एक तरीका है। इसी तरह आप अगर मुनाफा उल्टी तरीके से कमाना चाहते हैं तो आप किसी की झूठी तारीफ करनी शुरू कर दीजिए। मतलब शरद जी जो आप बात कह रहे हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के पहले ही ये शॉर्ट सेलिंग का खेल शुरू हो गया था। यानी हिंडनबर्ग के लोगों में और इन सारी कंपनियों में एक मिली भगत पहले से थी। इसके जरिए भारतीय स्टॉक मार्केट को गिराना था, इंडियन इंडस्ट्रीज को बदनाम करना था। और क्योंकि उसी दौर में अडानी का नाम टॉप रिचेस्ट लोगों में आ गया था और उसके बाद रैंकिंग भी गिरी थी, कई तरह के नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि मैंने कहा, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है इसमें, वो ये होता है कि पहले आप उसको शॉर्ट सेल कर दीजिए चुपचाप, उसके बाद आप खबर हिंडनबर्ग के साथ मिलके ये खबर निकाली। इसमें एक ये भी तहकीकात होनी चाहिए कि ये जो मुनाफा इन 12 कंपनियों को हुआ है, टैक्स हेवन में थी या भारत में थी, वो जहां भी थी, उस मुनाफे का कितना हिस्सा हिंडनबर्ग को गया है। ये लाजमी बात है कि हिंडनबर्ग जिसने प्रोपेगेंडा चलाया, जिसने खबर निकाली, उसका उसमें अवश्य हिस्सा होगा। तो ये एक प्रॉफिट मेकिंग एक्सरसाइज थी, ये मुनाफा कमाने की एक एक्सरसाइज थी। और बदकिस्मती से हमारे देश का कुछ तबका इसको, सरकार को, देश को, उस बिजनेस ग्रुप को बदनाम करने के लिए एक हथियार की तरह प्रयोग करता है। बड़ी शर्म की बात है कि कहीं कोई मुनाफा कमा रहा है
और किसी को बदनाम किया जा रहा है, देश को बदनाम किया जा रहा है, उस ग्रुप को बदनाम किया जा रहा है, और दूसरा आदमी वहां मुनाफा कमा रहा है और उस पर टैक्स भी नहीं दे रहा है, उस मुनाफे पर टैक्स भी नहीं दे रहा है। मैं समझता हूं आज इस रिपोर्ट के बाद जिन लोगों ने यह प्रोपेगेंडा चलाया, जिन लोगों ने यह साजिश का हिस्सा बने, जिन लोगों ने सरकार को, उस कंपनी को, प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने की कोशिश करी, आज उनके मुंह पे यह रिपोर्ट एक तमाचा है। और अगर उनको अब भी समझ में नहीं आया है तो वो कृपया करके शेयर मार्केट कैसे काम करती है, शेयर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, शेयर मार्केट कैसे खबरों पर रिएक्ट करती है, इसकी जाके वो क्लासेस लें और उसके बाद आइंदा से कभी किसी पर ऐसे उंगली ना उठाएं। ये मेरी उनको सलाह है। शरद जी, अडानी ग्रुप का जो एम्पायर था उसको एक बड़ी चोट पहुंचाई गई, उसके जरिए भारतीय इंडस्ट्रीज को भी एक सवालों के घेरे में लाया गया एक सुनियोजित तरीके से। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो चोट अडानी ग्रुप पर पड़ी, क्या किसी तरह का चेक्स एंड बैलेंस हमारे स्टॉक मार्केट्स में, निफ्टी, सेंसेक्स और सेबी के दायरे में नहीं है? क्योंकि अगर ये पहले हुआ है तो ये अब भी हो रहा होगा, ये आगे भी हो सकता है। देखिए, ये एक ऐसी प्रक्रिया है क्योंकि शेयर मार्केट एक ओपन मार्केट है, और आपको मैं दर्शकों को बताऊं कि शेयर मार्केट जब सुबह खुलता है तो अमेरिका की मार्केट्स और यूरोप की मार्केट, क्योंकि यहां पर टाइम डिफरेंस है, वहां से क्यूज लेके खुलता है। यानी कि पिछली रात को जो अमेरिका की मार्केट बंद हुई होती है उसके बेसिस पे हम क्यूज लेते हैं, जो खबरें रात भर में वहां चलती हैं उसके बेसिस पे भारतीय शेयर मार्केट खुलता है। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इन खबरों को रोक दिया जाए, केवल एक तरीका है कि वहां से आने वाली जो इस प्रकार की खबरें हैं उनको आप रोक दें। मुझे नहीं लगता कि व्यापार जगत की जो खबरें हैं उनको इस प्रकार से रोका जा सकता है। इसमें जहां तक निवेशकों की बात है, निवेशकों का पैसा दशकों से इसी प्रकार डूबता भी रहा है और कमाते भी रहे हैं। फर्क इसमें और बाकी के शेयर मार्केट रोज ऊपर नीचे जाता है, ये सिलसिला रोज चलता है, छोटे स्केल पर चलता है, ये बड़े स्केल पर हुआ। मुझे लग रहा है कि इसमें लेसन लेने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने इसको साजिश की तरह लिया, जिन लोगों ने, मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात, जिन लोगों ने सरकार को, प्रधानमंत्री जी को इस शेयर मार्केट के मूवमेंट के कारण बदनाम करने की कोशिश करी, भारतीय इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश करी, भारतीय बिजनेसमैन को बदनाम करने की कोशिश करी, उनको मैं जरूर एक लेसन के रूप में कहना चाहूंगा कि कृपया अपने देश को बदनाम ना करें। आप शेयर मार्केट को पूरी तरह से पहले समझें और देखें कि शेयर मार्केट किस प्रकार चलता है, किस प्रकार खबरों के आधार पर शेयर मार्केट ऊपर नीचे जाता है। और पहले अगर कौवा कान ले गया, किसी ने कह दिया, तो कौवे के पीछे मत भागे, पहले अपना कान देखें लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। आप देखें कि अडानी ग्रुप में कितनी जान है, अडानी ग्रुप भारत के लिए क्या कर रहा है, अडानी ग्रुप कहां कहां काम कर रहा है, उसका मुनाफा कितना है, उसकी सेल्स कितनी है, क्या वो अपने लोन रीपे कर रहा है। अगर हम इन सब चीजों को देख के चलेंगे तो हम कौवा कान ले गया, किसी ने कह दिया आपको कि अडानी ग्रुप डूब रहा है, अडानी ग्रुप ने लोन बहुत ले रखे, अरे भाई अडानी ग्रुप की बैलेंस शीट तो यहां पर है, आप एक बार खोल के तो देख लीजिए उसको। तो मुझे लग रहा है कि उन लोगों को जरूर इसमें लेसन लेना चाहिए, क्योंकि आज उनके मुंह पे एक तमाचे की तरह रिपोर्ट है और अभी भी वो सबक नहीं लेंगे तो इसमें किसी और की नहीं, स्वयं उनकी गलती मानी जाए। आप लेसन लेने की बात कर रहे हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं आप, चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। क्या आपको लगता है कि लेसन लेने की मानसिकता में वो लोग होंगे जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस को कहीं ना कहीं जाने अनजाने सपोर्ट करने की कोशिश की? क्या एक बड़ा हिस्सा यहां भी नहीं था जो इस पब्लिसिटी में, इस बैड पब्लिसिटी में अपना शेयर तलाशता रहा? जी हाँ, दो प्रकार के लोग हैं ये। एक तो वो लोग हैं जो शेयर मार्केट में मुनाफा कमा रहे हैं और जिनको इस चीज से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब है। ये इसमें भारत के लोग भी होंगे, पर मेरी चिंता जो है वो उन लोगों से है, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जो कि भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, जो भारत को तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। उनके दिल पर सांप लौट जाता है जब वो ये सुनते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अमीर आदमी भारत से है, जब वो ये सुनते हैं कि आज भारत चांद पे पहुंच गया, जब वो ये सुनते हैं कि भारत आज सूरज तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है, उनके दिल पर सांप लौट जाता है। मेरी चिंता उन लोगों की है। बाकी जो लोग भारतीय थे जिन्होंने इस मुनाफे में अपनी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करी या जिन्होंने उसकी सुनी, अपनी ओपिनियन साथ में लगा दी, मुझे लग रहा है वो लोग तो समझ जाएंगे। परंतु जो ये तबका है, जो ये बाहर एजेंडा चलता है भारत से बाहर, भारत के खिलाफ, जो भारत को तरक्की करते नहीं देख सकता, मुझे नहीं लगता कि वो लोग कभी सुधरेंगे, क्योंकि जैसे जैसे भारत तरक्की करेगा
उन लोगों के दिल पर सांप और ज्यादा लौटेगा। उन लोगों के दिल में, अंग्रेजी में बोलते हैं हार्ट बर्न, उन लोगों के अंदर हार्ट बर्न और ज्यादा दिखाई देगा। उनको हम नहीं रोक सकते, पर उनको जलना है तो जलने दीजिए। भारत को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा मेरा मानना है। शरद जी ने अभी जिस जॉर्ज सोरोस का नाम लिया, दर्शकों को बताना चाहूंगा अमेरिकी बिजनेसमैन है और ये वही शख्स है जो कि हिंडनबर्ग के पीछे है, हिंडनबर्ग जिसकी फंडिंग से चल रहा है। और हिंडनबर्ग ने भारत में इस तरह का काम किया हो ऐसा ही नहीं है, इससे पहले और भी देशों में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ऐसे ही तहलका मचा चुकी है। यानी फंडिंग करके किसी देश की इकोनॉमी में डेंट लगाना, उसको तहस नहस करने की कोशिश करना, ये इस तरीके का एक गुट है इन सबका। लेकिन शरद जी, क्या आप इस शॉर्ट सेलिंग के खेल का कोई और भी खतरनाक स्तर देखते हैं क्या? देखिए, अगर एजेंडा चल रहा है और अगर सिर्फ मुनाफा कमाना उनकी और भारत को बदनाम करना उनकी मंशा है, उनका ऑब्जेक्टिव है, तो इसको मुझे लग रहा है कोई बड़ी बात नहीं। कल को कोई और बिजनेस ग्रुप के खिलाफ या अडानी के खिलाफ या किसी और कंपनी के खिलाफ, भारतीय कंपनी जो कि तरक्की कर रही है, उसके खिलाफ फिर कोई ऐसी रिपोर्ट निकाला जाए। और मैं यहां पर आज इंडिया न्यूज के माध्यम से सभी निवेशकों को, सभी शेयर मार्केट के प्लेयर्स को सतर्क करना चाहूंगा, पूरी तरह से सतर्क करना चाहूंगा जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, कि कृपया जब भी ऐसी कोई खबर आए, खासकर विदेश से आए और भारतीय कंपनी के बारे में आए, भारत के बारे में आए, उस पर आंख पर पट्टी बांधकर यकीन मत करिए। आप उस शॉर्ट सेलिंग का हिस्सा मत बनिए, आप उस साजिश का हिस्सा मत बनिए। पहले आप तथ्यों को वेरीफाई करिए, पहले आप तथ्यों को सत्यापित करिए। आप कंपनी की बैलेंस शीट देखें, ग्रुप के बारे में गूगल सर्च करें, इंटरनेट पे जाएं, सेबी के पास डेटा अवेलेबल है, स्टॉक एक्सचेंज के पास डेटा अवेलेबल है, कंपनीज की अपनी वेबसाइट पर डेटा अवेलेबल है, उनकी ऑडिटेड बैलेंस शीट्स अवेलेबल है, उनको दिए गए ठेके अवेलेबल हैं। मुझे लग रहा है पहले इन सब चीजों को वेरीफाई करें, तब उस खबर पर यकीन करें, वरना आप ऐसी खबर आने के बाद अपना कान पहले बंद कर लें। हमें इसमें से ये लेसन लेना चाहिए कि आगे से देश का इस प्रकार का, किसी बिजनेस का इस प्रकार का, प्रधानमंत्री जी की रेपुटेशन का इस प्रकार का आगे से कभी भी नुकसान ना हो। प्रधानमंत्री नहीं, देश की इंडस्ट्री भी और पूरा भारत भी शायद इस तरह की खबरों के निशाने पर रहा है और ये एक एग्जाम्पल की तरह है। शरद जी, आप मेरे साथ जुड़े और आपने मेरे दर्शकों को, हमारे दर्शकों को बहुत साफ गोई से समझाया कि क्या हुआ है, क्या उसका मंशा थी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।